हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्लॉकिंग माइंड। और आज हम बात करेंगे अपने एक दोस्त से जो कि आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी कर रहा है इन द फील्ड ऑफ कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। एंड हम बात करेंगे उनसे कि वो अपने फील्ड में क्या रिसर्च कर रहा है और वो कैसे एक आम आदमी को अपने रिसर्च के बारे में समझा सकता है और उसकी कैसी लाइफ है आईआईटी बॉम्बे में। हाय सुब्रकांत। Hi Abhishek. So can you introduce yourself to our viewers? Hello everyone. I am Subrakant and I am doing my research in field of condensed matter physics from IIT Bombay. ओके, सो जनरली मैं डायरेक्ट रिसर्च के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, बट क्योंकि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि आपको उनको भी पता चले कि कैसे पीएचडी में लोग एडमिशन वगैरह लेते हैं, तो आप जर्नी अपनी बता सकते हैं कि मास्टर्स के बाद या बीएस अपने बैचलर्स के बाद आपका एडमिशन इधर कैसे हुआ? तो मैंने अपना मास्टर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर NIT सिलचर से किया था। तो वहाँ पर जब मैं अपना प्रोजेक्ट परस्यू कर रहा था वो मेरा एक्सपेरिमेंटल फील्ड था। हालांकि मुझे थ्योरी भी अच्छा लगता है, तो वहाँ जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मुझे कंडेंस मैटर फील्ड पे ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो इसीलिए उसके बाद मैंने सोचा कि आगे जाकर इसी फील्ड में रिसर्च परस्यू करूँ। तो IIT बॉम्बे आने से पहले गेट का एग्ज़ाम दिया था। गेट का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद मैंने IIT बॉम्बे में PhD के लिए अप्लाई किया और मेरा फील्ड ऑफ चॉइस था कंडेंस मैटर फिजिक्स। लेकिन यहाँ पर अप्लाई करने के बाद एक एक्स्ट्रा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और वो रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फिर आप अगर इंटरव्यू में फाइनलाइज होते हो देन आपको अपने रेस्पेक्टिव फील्ड के अंदर रिसर्च करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो मेरा कंडेंस मैटर फील्ड था और मैंने थ्योरी परस्यू किया था क्योंकि मैंने थ्योरी ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू एक्सपेरिमेंट्स। सो अभी मैं उसी फील्ड में रिसर्च कर रहा हूँ। Thanks for sharing your journey from masters to getting admission at IIT Bombay. I hope many viewers will be inspired by this story. So आपका एक रेगुलर डे कैसा बीतता है? मतलब कि I know that in PhD it's very difficult to get a proper routine, but still in general अगर मैं पूछूं कि आपका एक रूटीन कैसा रहता है? तो जैसे मैं सुबह 8 साढ़े 8 तक उठ जाता हूँ। Okay. उसके बाद अपना काम वगैरह करके ब्रेकफास्ट करके सीधा हम चले जाते हैं लैब। 9:30 को लैब पहुंचकर फिर हम 9:30 से 1:30 तक हम काम करते हैं। फिर लंच करने के बाद हम वापस अपने लैब को जाते हैं। लैब जाकर हम अपना रेगुलर वर्क कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद जैसे इवनिंग टाइम होता है फिर हम हॉस्टल वापस आते हैं थोड़ा स्नैक्स के लिए। स्नैक्स करने के बाद हमारा डे वर्क ऑफ होता है। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं थोड़ा दोस्तों के साथ वॉक करने के लिए। शाम को वॉक करने के बाद थोड़ा दोस्त लोगों के साथ लाइफस्टाइल्स और अदर चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है। उसके बाद घूम फिर के जब रात के 8 बज जाते हैं फिर हम आते हैं अपने डिनर के लिए। डिनर जब कर लेते हैं फिर हम उसके बाद जाते हैं थोड़ा आधा एक घंटा पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद फिर 10 साढ़े 10 तक हम सो जाते हैं। फिर हम सुबह जल्दी 7:30 8 तक हम उठ के फिर सेम शेड्यूल हमारा कंटिन्यू रहता है। तो आपने जो शेड्यूल बताया ये बहुत इन जनरल है, राइट? क्योंकि जनरली पीएचडी में तो ऐसा होता है कि आपको कभी रात में जाना पड़ गया, कभी आप दिन में चले गए, तो कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं बन पाता है, बट आप ये फॉलो करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। ओके ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका फील्ड कंडेंस मैटर का है, राइट? तो आपको अगर किसी को समझाना हो जिसका नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, तो आप उसको कैसे समझाओगे कि आप किस चीज पे काम करते हो? कंडेंस मैटर क्या है, कंडेंस मैटर फिजिक्स क्या है? देखो, जैसे मैटर होता है, जैसे मैटर लाइक सॉलिड लिक्विड गैस, हम कंडेंस मैटर में बेसिकली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का स्टडी करते हैं, गैस का स्टडी नहीं करते। उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे सॉलिड एंड लिक्विड्स में, अब देखो सॉलिड एंड लिक्विड ऐसा नहीं है कि इनके जो पार्टिकल्स रहते हैं बहुत दूर दूर है। सॉलिड एंड लिक्विड के इनके जो पार्टिकल्स है थोड़ा क्लोज रहता है, जिसकी वजह से इनके आपस में जो फोर्सेस लगते हैं वो काफी स्ट्रांग है। तो मतलब आप लिक्विड का भी एक तरह से स्टडी करते हैं इसमें? एग्जैक्टली, लिक्विड का भी स्टडी करते हैं। लेकिन गैस का स्टडी नहीं करते, क्योंकि गैस इसलिए नहीं करते क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो बहुत फ्री रहते हैं मूव करने के लिए, बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं, और आप चाहते हैं कि मॉलिक्यूल पास रहे जिससे स्टडी थोड़ा आसान हो। तो इसीलिए हमारा जो फील्ड ऑफ रिसर्च है, मैं जिस फील्ड में रिसर्च करता हूँ वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, जिसमें हम सॉलिड्स का ही बात करते हैं, लिक्विड्स का हम स्टडी नहीं करते हैं। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, मैंने सुना है कि कंडेंस मैटर फिजिक्स में डेंसिटी फंक्शन थ्योरी जो DFT करके है उसका बहुत यूज होता है। एग्जैक्टली। तो आप मतलब किसी कोई सिंपल एग्जांपल से जिसको नहीं पता है इसके बारे में ज्यादा, आप उसको समझा सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि मैं नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड से हूँ और आप समझाना चाहते हैं मुझको, तो आप कैसे समझाएंगे वो चीज? देखो,
वो समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। ओके। जो जनरली सब बच्चे पढ़ते भी हैं, अगर बच्चे हायर स्टडीज में भी जाते हैं, साइंस बैकग्राउंड से भी हैं या फिर नॉन साइंस बैकग्राउंड से भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो हाइड्रोजन एटम के बारे में कहीं ना कहीं सुने तो होते ही है। तो जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बस होता है। okay. तो अगर हम ऐसा एक सिचुएशन इमेजिन करें, जैसे कि एक रेलवे स्टेशन इमेजिन करें, ट्रेन आ रही है, अब ट्रेन से मैं अकेला उतर रहा हूँ, मेरे साथ और भीड़ है ही नहीं, और मुझे ट्रेन से उतरकर मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर जाना है, दूसरा प्लेटफॉर्म, जैसे एग्जिट की ओर जाना है, लेट्स से प्लेटफॉर्म नंबर 1, वहां जाना है। वहां आसपास भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भीड़ नहीं, मैं अकेला हूँ, ट्रेन से उतरा हूँ। तो अगर मैं अभी ट्रेन से उतर के जा रहा हूँ तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं होगी प्लेटफॉर्म 1 तक जाने के लिए, क्योंकि मैं आराम से उतर के जा सकता हूँ। अच्छा, ओके। ऐसा ही समझो कि हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन का हमको स्टडी करना होता है तो हमको प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अच्छा, ओके। लेकिन जब धीरे धीरे हमारे सिस्टम, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, और धीरे धीरे जो और एलिमेंट्स है जो कि पीरियोडिक टेबल में, तो वैसे ही जब आपके यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का मोशन दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको अफेक्ट कर सकता है, और करता ही है। वैसे ही जब ढेर इलेक्ट्रॉन हो जाए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तब तो और ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन होगा। लेकिन उस केस में जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं, हमको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो वेव फंक्शन बेस्ड अप्रोच होता है। तो वेव फंक्शन बेस्ड जो अप्रोच है, उन्होंने सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकाला था DR हार्ट्री ने। तो उन्होंने ही सबसे पहले इसका सॉल्यूशन दिया था, लेकिन उनका सॉल्यूशन में भी बहुत परेशानियां थी कि वो एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल एनर्जीज या फिर बाकी सब प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रही थी। फिर धीरे धीरे थ्योरीज बढ़ती गई, DR हार्ट्री ने दिया, फिर थॉमस फर्मी आए, उन्होंने अपनी एक डेंसिटी बेस्ड थ्योरी दी, फिर आई हार्ट्री फोक थ्योरी, उन्होंने वेव फंक्शन बेस्ड थ्योरी दी। लेकिन उनका थ्योरी काफी हद तक मतलब आ रहा था, मतलब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के आसपास, लेकिन सब केसेस के लिए नहीं आ रहा था। अच्छा। तो वो जब हार्ट्री थ्योरी जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए स्टडी कर रहे थे, उनका एनर्जी जब आसपास आ रहा था, तब लोग सोचने लगे कि हाँ, शायद हमने एक थ्योरी बिल्डअप कर दी। लेकिन जब बड़े कंपाउंड्स की ओर स्टडी करने का चाहा लोगों ने, तब पता पड़ा कि नहीं यार, ये थ्योरी कुछ तो लैक करती है। और ये थ्योरी ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल थ्योरी है। अगर ये जो हार्ट्री फोक थ्योरी है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर चाहिए। और उस थ्योरी में प्रॉब्लम ये थी कि जैसे हमने बताया कि रेलवे स्टेशन का एग्जांपल लिया कि अपना आप जैसे जा रहे हो तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन आपको भी अफेक्ट करता है। तो जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कोरिलेशन बोलते हैं। वो कोरिलेशन इफेक्ट हार्ट्री फोक में नहीं था। अच्छा। लेकिन जब DFT थ्योरी आई, अब DFT थ्योरी में क्या है कि DFT में वेव फंक्शन की जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेन वेरिएबल माना गया। क्योंकि जनरली क्वांटम मैकेनिक्स जो भी पढ़ता जानता है कि साई का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। हाँ, साई स्क्वायर का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यूज करके एक थ्योरी डेवलप करी जिसका नाम है डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी। मतलब आप इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की जगह आप एक कलेक्टिव मोशन, कलेक्टिव उसके बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो सॉफ्ट मैटर में जो हम स्टडी करते हैं, तो हम भी ये कलेक्टिव मोशन की स्टडी करते हैं। तो एक इंडिविजुअल बर्ड्स या इंडिविजुअल एंटिटी की जगह हम पूरा कलेक्टिव बिहेवियर की तरह सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंडेंस मैटर और सॉफ्ट मैटर में कोई एक लिंक आप देख सकते हैं। हाँ, ओके। सो ठीक है। तो अगला सवाल ये है कि PhD लाइफ में जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं तो कई बार बहुत स्ट्रगल होता है। exactly. कई बार रिजल्ट्स नहीं आता। exactly. तो उस समय आप कैसे मोटिवेटेड रहते हैं काम करने को? देखिए, PhD का जर्नी ऐसा है कि अगर आप कोई भी एक रिसर्च प्रॉब्लम पे वर्क करते हैं तो ऐसा गारंटी नहीं है कि आपको रिजल्ट्स इमीडिएटली मिल जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स मिल नहीं रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कहीं एक छोटी सी जगह पर आप चूक कर रहे हो जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आपका बहुत समय भी जा रहा है। तो इसका मेन सॉल्यूशन होता है डिस्कशन। अपने आसपास के जो लैब मेंबर्स है या फिर कलीग से, तो जितना आप इंटरेक्ट करके जितना डिस्कस करोगे तो हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन उतना क्लियर लगे। आपको पता पड़ेगा कि शायद हाँ, मैं यहाँ लैग तो नहीं कर रहा हूँ। तो वो चीजें आपको काफी हेल्प करती है। तो कभी कभी इंसान को खुद को भी थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम जितना भी हम वर्क करते हैं तो हमारा ब्रेन भी काफी ऑक्यूपाइड हो जाता है, जिसकी वजह से फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन थोड़ा रिड्यूस होता है, ओवरलोड ना हो जाए। तो इसलिए खुद को थोड़ा ब्रेक दो।
जैसे सैटरडे संडे होता है, खुद को टाइम दो, थोड़ा बाहर घूम के आओ, उसके बाद अपना काम करना चाहिए। थैंक यू सूर्यकांत, आपने अपना टाइम निकाला इंटरव्यू देने के लिए। आपने बहुत कुछ बताया, कंडेंस मैटर के बारे में बताया। तो आई होप व्यूअर्स लोगों को काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी आईआईटी बॉम्बे के बारे में और यहाँ के पीएचडी के लाइफ के बारे में। तो थैंक्स फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू अभिषेक फॉर इनवाइटिंग मी। आपसे बात करके हमें भी अच्छा लगा। थैंक्स।